नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे शो में। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मिश्रा और मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे गेस्ट मिस्टर मनोज मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। बहुत सारे लोगों का ऐसे आता है कि आत्मकारक जिसका बहुत ज़्यादा हो, लेट्स से 28-29 डिग्री का है, तो ये उनका कहीं ना कहीं आखिरी जन्म है। ऐसा बहुत तरह के आ रहे हैं चीज़ें। तो सर थोड़ा आत्मकारक के ऊपर बताइए कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आत्मकारक ग्रह कौन सा है और कितना इसका मतलब पर्पस क्या है, मतलब आत्मकारक का आत्मा को किस तरफ ले जाने के लिए वो पर्पस दिखाता है लाइफ में। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा ज्योतिष के अंदर जो भारतीय ज्योतिष है, एक सेंस में, क्रूड सेंस में इसको वैदिक ज्योतिष भी बोलते हैं, ऐसा मोटा मोटा समझ लीजिए भारतीय ज्योतिष। तो जो इंडियन जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है उसके 3 मेन स्कूल्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक है पराशरी ज्योतिष, दूसरी है जेमिनी ज्योतिष और तीसरी है नाड़ी ज्योतिष। अच्छा। ये 3 विशेष हैं, ठीक है। तो इनके अपने अपने तरीके हैं। एक ही चीज को नाड़ी ज्योतिष दूसरे तरीके से देखता है। जो नाड़ी में एक्सपर्ट है वो उसी से सब निकाल लेगा। अच्छा। और जो पराशरी में एक्सपर्ट है वो पराशरी से सब देख लेगा। डिपेंड करता है आपके पास में किस चीज का एक्सपर्टीज है। तो जो आत्मकारक जो शब्द है ये आता है जेमिनी ज्योतिष से, ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि जैसे 30 डिग्री का मैंने आपको बताया कि एक राशि का स्पैन होता है 30 डिग्री का। तो जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसका जो प्लैनेट्स सारे हैं 9 ग्रह वो कितनी डिग्री पे हैं। अच्छा। राशि के अंदर, ठीक है। वो 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, 3 डिग्री पे, उनकी क्या डिग्री है। अच्छा। तो उनमें ये देखा जाता है कि जो सारे 9 ग्रह राशियों में प्लेस्ड हैं, जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है वही आत्मकारक है, ठीक है। तो आत्मकारक ग्रह का बस इतना ही मतलब है, जैसे आपने मालूम ना कि आत्मा शब्द आया, तो आपका सोल पर्पस क्या है जी, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपने जन्म क्यों लिया, ठीक है, और आपको क्या करने के लिए आपने जन्म लिया, ठीक है। तो जैसा ग्रह होगा वैसा ही आपका लाइफ का पर्पस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह है, सूर्य है जी। तो सूर्य की जो क्वालिटीज हैं उनको पाना ही आपका अंतिम लक्ष्य है। अच्छा। ठीक है। तो सूर्य जिसका आत्मकारक होगा वो व्यक्ति की इच्छाएं क्या होंगी। सूर्य को देखते ही पहली चीज दिखती है, सूर्य क्या है, चमकता है। सन वॉन्ट्स टू शाइन, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, जो जिसका आत्मकारक सूर्य है वो व्यक्ति फेम के लिए, अच्छा, ही इज आफ्टर फेम, उसको प्रोमिनेंस चाहिए, फेम चाहिए, ठीक है। और जैसा कि नाम है आत्मकारक, आत्मबल, ठीक है, तो उसको आत्मबल चाहिए, ठीक है। पहली चीज है। सूर्य की जितनी क्वालिटीज कही गई हैं, जो सूर्य का एक इंट्रिंसिक नेचर है, सूर्य जब होराइजन पे आता है तो इसको देखिए, उसमें एक सबलिमिनल मैसेज क्या दे रहा है वो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए लैंग्वेज पर इट इज ए एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, इट इज अ साइन लैंग्वेज। तो सूर्य जब खड़ा है होराइजन पे, सनराइज हुआ, तो वो एक मैसेज क्या दे रहा है, हमारी आपकी जैसी भाषा नहीं बोल रहा है, पर वो एक सबलिमिनल मैसेज है उसके अंदर। यस, when sun is on the horizon there is no other planet in the background, I am the only, अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। तो सूर्य जब आता है होराइजन पे तो पहली चीज ये होती है, एलोननेस का मैसेज है, इंडिविजुअलिटी है उसके अंदर, वो भीड़ नहीं है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्राउड, ही इज अ किंग। तो जिसका आत्मकारक सूर्य है उसके अंदर ये सब फीलिंग्स रहेंगी, क्योंकि उसका सबसे हाईएस्ट उस पे गया। अब आत्मकारक किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए किसी का आत्मकारक मून हो, चंद्रमा हो 28-27 डिग्री के लगभग, तो वहां पे क्या सोल पर्पस हो सकता है। अब जैसे चंद्रमा कारक है आपके इमोशंस का जी, जैसे सूर्य के लिए बताया, सूर्य जो है आपकी आत्मा है, आत्मा अगर है तो वहां कोई इमोशन नहीं है। अगर सूर्य जैसे चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, वेनिंग फेस आता है, फिर वैक्सिंग फेस आता है, शुक्ल पक्ष है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, पर सूर्य के साथ कुछ ऐसा नहीं है, इट इज सिंपली ऑन 24/7, बस वो ऑन है, ठीक है।
नो चेंज। तो जो सूर्य का, अब चंद्रमा पे आ जाएं, तो चंद्रमा जो है अपने यहाँ कहा गया है कि भाई सूर्य आत्मा का कारक है, तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता, ठीक है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, ये पुरुष सूक्त का है। तब ये होता है कि चंद्रमा मतलब इमोशंस, तो उस व्यक्ति को इस जीवन का पर्पस ये है कि उस व्यक्ति को सीखना है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अच्छा। उस दूसरी तरफ सूर्य अगर आत्मकारक है तो उसको अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखना है। इसी जिंदगी का पर्पस ये है। दूसरी तरफ एक पर्पस इसमें एक और भी अच्छी है, सूर्य पिता का नैसर्गिक कारक है, चंद्रमा माता का है। अगर आपको कोई आदेश आपके पिता देते हैं, अच्छा, तो वो आपके आत्मा की आवाज है। अच्छा, वो आदेश आपकी आत्मा के एंड से आ रहा है, तो उसको ओवर रूल नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा है आपका आत्मकारक, यानी कि अगर आपकी माता आपको कोई चीज बोलती हैं कहने के लिए या कोई आपको आदेश देती हैं, तो उसको आपको मानना चाहिए, उसमें ही आपका कल्याण है। अच्छा। ठीक है, पर्पस है। एक एग्जाम्पल आता है कि इब्राहिम लिंकन की जो कुंडली है उनका आत्मकारक बुध था। अच्छा, ठीक है, जो कि कन्या राशि में था। पूरी मुझे कुंडली भी याद नहीं है। तो जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे थे अमेरिका के अंदर, तो भीड़ में बहुत सारे लोगों को मिलते थे, तो एक छोटी सी बच्ची उसने उनको कहीं पे आवाज दी और एक उनको कुछ सजेशंस दिए और एक लेटर लिख के दिया उनको। तो उन्होंने सोचे कितने, मतलब इब्राहिम लिंकन का कितना बड़ा व्यक्तित्व था, इतनी छोटी बच्ची उनको कुछ सजेशन दे रही, वो भी उसको सुन रहे हैं सीरियसली। तो उस लड़की ने उनसे कहा कि अगर आप दाढ़ी रख ले तो ये आपको बहुत सूट करेगा। अच्छा, और आप बहुत मतलब आपके लिए शुभ है, या कोई ऐसा सजेशन दिया जो ग्रेट और आपकी पर्सनालिटी के अंदर काफी सही होगा। तो उन्होंने उस बच्ची की बात को मान के दाढ़ी रखी, जो उनकी लास्ट में स्टाइल ही बन गया। जी, हाँ, इब्राहिम लिंकन की जो बियर्ड थी, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन को देखते हैं ना, आफ्टर सम टाइम उन्होंने फ्रेंच कट रखी तो कभी हटाई नहीं, वो स्टाइल ही बन गया उनका। उसी तरीके से इब्राहिम लिंकन ने उस बच्ची की बात को माना। अच्छा। और उसको वापस जाके मिले और उनसे कहा कि देखो तुमने जो कहा था, और उसके बाद ही बिकेम प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिखता है कि उनकी कुंडली में बुध आत्मकारक है। तो जैसा कि बुध की जो उच्च राशि क्या है, कन्या, तो उसको सजेशन किसने दिया था, कन्या जातक ने। अच्छा। छोटी बच्ची ने ऐसा कहा उनको। ठीक है, तो इसमें अब इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं आत्मकारक से, कि अगर आपका सूर्य आत्मकारक है तो अगर आपको कोई एडवाइस आपके फादर के एंड से मिलती है तो वो आपके लिए आत्मा का आदेश है, कोई फादरली फिगर। ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है। चंद्रमा है तो मदर से कनेक्टिविटी, उसी तरीके से बुध है तो आपकी बहन हो सकती है। अच्छा। ठीक है, मौसी हो सकती है, जो संबंध बुध बनता है। और उसके बाद मंगल है तो छोटा भाई है। अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से आत्मकारक आपकी कुछ पर्पस है। मान लीजिए आपका आत्मकारक शनि है, तो आपका जन्म इस संसार में सर्विस देने के लिए हुआ है। अच्छा, नौकरी करने के लिए हुआ है, या किसी तरीके की सेवाएं आपको देनी है, या आपका इस जन्म हुआ है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए, क्योंकि शनि रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आत्मकारक से पता चलती हैं। इसके बाद में खाली एक ही नहीं है, 7 चर कारक माने गए हैं। कुछ लोग 8 भी मानते हैं, पर सबसे ज्यादा जैमिनी ज्योतिष में जिन्होंने मॉडर्न टाइम के अंदर काम किया है या इस विद्या को पुनर्जीवित किया है वो हैं श्री KN राव साहब। अच्छा। उनका ऐसा मानना है कि जो चर कारक हैं वो सिर्फ 7 हैं। 7 चर कारक का ही सिस्टम वो यूज करते हैं, जिसमें राहु और केतु को कारक नहीं माना गया है। तो राहु केतु को अगर हटा दें तो वो 7 ही ग्रह हैं, वो कारक हैं। तो उसमें आत्मकारक है, फिर अमात्य कारक है, फिर भ्रात्य कारक है। अच्छा। फिर मातृकारक है, फिर पितृकारक है, फिर ज्ञातिकारक है, और सबसे लास्ट में दारा कारक है। ठीक है। अच्छा। तो अभी इनका सबका पर्पस है। आत्मकारक तो आपकी सोल हो गई, अमात्य आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है,
वो लिटरली आपको दिखेगा उसी तरीके का प्रोफेशन। अगर मान लीजिए बुध आपका अमात्य कारक है तो आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन से जुड़ जाएगा। अमात्य कारक ग्रह कैसे पता चलेगा? जैसे कि सेकंड हाईएस्ट डिग्री, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो है आत्मकारक हो गया, सेकंड हाईएस्ट अमात्य हो गया, थर्ड हाईएस्ट डिग्री जो है वो भ्रात्य कारक हो गया, फोर्थ डिग्री का जो है वो मातृकारक हो गया, फिफ्थ जो है पितृकारक है, छठा जो है ज्ञाति कारक है, और सातवां दारा मीन्स स्पाउस, आपकी ये पत्नी। तो मैंने अभी तक ये किसी भी पॉडकास्ट और कहीं भी नहीं सुना। नहीं, इसमें कभी जो लोग जैमिनी ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो इस तरीके के लोग वीडियो बनाते हैं तो वो कुछ भी शॉर्ट में बोल दिया तो लोगों को समझ में, लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जैमिनी ज्योतिष का। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की कुंडली में 2 आत्मकारक ग्रह हो सेम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2 डिग्री सेम, 1 डिग्री सेम 2 ग्रहों को मिल जाए। नहीं, सेम हो ही नहीं सकता। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे दूं, हाँ। मेरी कुंडली में अगर हम जैसे आत्मकारक निकालते हैं सबसे हाईएस्ट डिग्री, तो मेरी कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य दोनों आत्मकारक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की डिग्री 29 डिग्री पे है। अच्छा, मैं यही मेरा सवाल था। अब इसके आगे का बताता हूँ। हाँ। मेरा जो कुंडली में सूर्य है वो 29.18 डिग्री पे है सूर्य। अच्छा। और 29.20 डिग्री पे मंगल है, तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है उसके हिसाब से मंगल को ही आत्मकारक माना जाएगा। अच्छा, तो कभी भी एग्जैक्ट सेम होगा ही नहीं, जो फ्रैक्शन में आ रहा है वहां से काउंट कर लीजिए। अच्छा, और जो एक बात कही जाती है कि आत्मकारक जिसका बहुत हाई है 29, 28 प्लस 30 तक भी जो भी जा रहा है वो उनका आखिरी जन्म होता है, वो सब गलत बात है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट डिग्री पे, अब मेरा खुद का 29 डिग्री पे है, मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा आखिरी जन्म है, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बस ये है कि अगर किसी का आत्मकारक ग्रह है किसी नक्षत्र की योग तारा डिग्री पे आ रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद का कोई जातक अगर हो जिसकी कुंडली में कोई भी ग्रह 9 ग्रहों में से जो आत्मकारक है वो 29 डिग्री पे अगर है एग्जैक्ट, तो ये बहुत ही विलक्षण स्थिति है और उस व्यक्ति के जीवन में इस नक्षत्र का विशेष प्रभाव दिखेगा। अच्छा, हाँ जी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, तो हस्त नक्षत्र की जो योग तारा डिग्री है करीब 16 या 17 डिग्री के आसपास कन्या राशि में होता है, ठीक है। अब इसका संबंध किससे है? इसका देव कौन है? सवितुर, जो गायत्री मंत्र का मेन जो देव है सवितुर। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो उनके जीवन में क्या दिखता है? सूर्य दिखाई देता है। उनके लग्न में सूर्य जो है वर्गोत्तम डिग्री पे है, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में वर्गोत्तम पुष्कर नवांश के अंदर उनका सूर्य है। तो उनके पूरे व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव दिखाई देता है। सूर्य का कलर क्या है? भगवा, तो ही से सन्यासी, ठीक है। और उनका जन्म नक्षत्र क्या है? हस्त, जिसका संबंध अगेन फिर सवितुर से है और वो योग तारा डिग्री पे, ठीक है। तो इनका बहुत महत्व है कि इसमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है किसी विशेष डिग्री पे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो ये तुला राशि में अगर किसी का चंद्रमा 21 डिग्री पे है तो उसको जो है इसका एग्जैक्ट फ्लेवर आएगा इस नक्षत्र का। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसके जैसे प्रोमिनेंट, मैंने आपको बताया कि ज्येष्ठा का जो नक्षत्र है, जो प्रोमिनेंट स्टार है वो एंटेरिस है। उसी तरीके से जो विशाखा के अंदर 2 प्रोमिनेंट स्टार हैं, तो कि लिब्रा साइन में है, तो अल्फा लिब्रे और बीटा लिब्रे, ठीक है। इनके विशाखा नक्षत्र का तो कनेक्शन वृश्चिक राशि से है, उसका लास्ट चरण वृश्चिक राशि में आता है। अच्छा, 4th। अच्छा, बाकी 3 चरण तुला राशि में है। ये समझना होगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने विशाखा का बताया, तो उसके 2 सबसे जो प्रोमिनेंट, जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो उसका नाम है, जो अभी जो मॉडर्न खगोलीय विज्ञान है, उसमें इसको बोलते एक अरेबिक नाम है, जुबिन अल जनूबी। आई डोंट नो कितना मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ। जुबिन अल जनूबी, जुबिन एस चमाली, ये 2 नाम है, प्रोमिनेंट स्टार हैं।
उसमें से जो योग तारा है वो आपका, जिसको हम अल्फा लिब्रे बोलते हैं, वो यही है योग तारा, जो 21 डिग्री के आसपास तुला राशि में पड़ेगा। और एक चीज और होती है कि ये जो योग तारा होता है कभी कभी अपने प्रीवियस नक्षत्र में भी दिखाई देता है। ये एक बड़ी विचित्र कॉन्सेप्ट है। ऐसे मान लीजिए उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा का योग तारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपको दिखाई देगा, वो स्टार। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा डीप है, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर ऐसा समझ लीजिए कि योग तारा इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,